आपको याद होगा कोरोना से पहले जब मैं यहाँ आया था और आपने सम्मेलन आयोजित किया था कहीं रविंद्र भारती में, तो वहाँ के उद्बोधन में इसकी जो है चर्चा की गई थी और उसकी औषधि भी बताई गई थी। तो कई लोगों को लगता था कि ये भविष्यवाणी कैसे होता है। ये देखो, भविष्यवाणी नहीं होता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल गणित है। हाँ, बिल्कुल गणित है। इस गणित को समझने के लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं अपने यहाँ का कांचीपुरम जिला का एक उदाहरण देता हूँ। कांचीपुरम जिला भारत का एक ऐसा जिला है जहाँ प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है। ये प्रकृति का नियोजन ऐसा है। हाँ, एक साल अच्छी बारिश होगी, उसके बाद थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, और चौथे साल ड्रॉट। ये गणित है प्रकृति का। वहाँ का भूगोल ऐसा है कि उसमें ये चीज़ें घटित होती ही है और ये चीज़ें चलती है। तो इसका 10 साइकिल है। हाँ, 10 साइकिल है। एक साइकिल पूरा होगा, 4 साल का एक साइकिल है, फिर 4 साल का दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल है। और जब इसके 10 साइकिल पूरे होते हैं तब घनघोर वृष्टि होती है। हाँ, बहुत घनघोर वृष्टि होती है। अब देखो, आज के मॉडर्न साइंस के पास इसका कोई गणित नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इनका गणित रखा और इसी गणित के आधार पर उन्होंने जो है, कांचीपुरम में एक मंदिर है वरदराज पेरुमल कोयल, जहाँ पर 40 वर्षों में एक बार उत्सव होता है, अतिवरदर उत्सव। हाँ, अतिवरदर उत्सव का नियोजन इसी आधार पर किया गया कि 40 वर्षों में जब मौसम करवट बदलता हो तो उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो 2 वर्ष पहले जो है 40 वर्ष पूरा हुआ तो बहुत घनघोर वृष्टि हुई। हाँ, पूरे तमिलनाडु में, तमिलनाडु पूरा नहीं लेकिन हाँ उत्तरी तमिलनाडु में वर्षा जल का जो है और वो पूरा रिकॉर्ड टूट गया। जितने पोखर हैं, तालाब हैं, सारे हो गए और नतीजा ये हुआ कि कांचीपुरम जिला एक त्रिवेणी संगम के मुहाने पर बसा हुआ शहर है। भारत के जो पुराने मंदिरों के स्थल पुराण जब आप पढ़ोगे तो उसमें 2 त्रिवेणी संगम का वर्णन है भारत के पुराणों में। एक उत्तर भारत का त्रिवेणी संगम जो बहुत पहले समाप्त हो गया, क्योंकि अब सरस्वती लुप्त हो गई, लुप्त हुई, ख़त्म नहीं हुई है। मैंने जो शब्द काम में लिया, लुप्त हो गई, यानी भूमि के नीचे लुप्त हो गई है। लेकिन दृष्टि में अब 2 ही है, गंगा और यमुना। यमुना भी लुप्त होने के कगार पर है, अब बच जाएगी केवल गंगा। ऐसे ही दूसरा त्रिवेणी संगम जो है वो दक्षिण भारत में है। 3 नदियों का मुहाना है, चैयार, वेगवती और पालर। ये 3 नदियाँ जहाँ पर मिलती है वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है कांचीपुरम तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। और वहाँ की मिट्टी जो है वो दुनिया की सबसे आवेशित मिट्टी मानी जाती है। हाँ, सबसे आवेशित मिट्टी दुनिया में वहीं का माना जाता है। पालर, चैयर और वेगवती का जो बेसिन एरिया है जिसमें कांचीपुरम बसा हुआ है, वहाँ का देखो, इतना गहरा अध्ययन हमारे पूर्वजों को अपने भूगोल के प्रति था और इन विवरणों को उन्होंने मंदिरों के स्थल पुराण में लिखा है। ये जानकारी मैं वहीं से लेकर के बता रहा हूँ, मंदिरों के स्थल पुराणों को लेकर के। तो मंदिर के स्थल पुराण बताते हैं कि प्रत्येक 40 वर्ष में एक बार उस क्षेत्र का मौसम करवट लेता है, यानी अपनी पूरी प्रकृति को बदल करके फिर वहीं पर आ जाता है। और फिर उसके 4-4 साल के 10 साइकिल चलते हैं, यानी एक अतिवर्धर उत्सव से लेकर दूसरे अतिवर्धर उत्सव के बीच में 10 बार सूखा पड़ता है। तो ये निर्धारित है, ये पहले का स्टडी है
तो इसके आधार पर जो है हमारे स्वास्थ्य पर क्या परिवर्तन होने वाला है, इसका गणित निकालना कौन सा मुश्किल काम है बताओ। जो लोग इन विषयों को जानते हैं सहज रूप में उसका गणित निकाल सकते हैं। ये तो एक छोटा था जिला स्तरीय जो है भूमि जलवायु इनका अध्ययन। इसी तरह से पूरे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में किया गया अध्ययन, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में किया गया अध्ययन, इन सारी चीज़ों की गहराई में जब आप जाओगे तब ये सारी चीज़ें खुद ही निकल कर के आ जाएगी कि कितने वर्ष में इस तरह की आपदाएं आती है। हाँ, आपदा आने के पहले प्रकृति हमें किस तरह से अपने रूप को उग्र करके या अपने रूप को शीतल करके बताती है। तो जो लोग इन विषयों को गहराई में जाते हैं उनको स्पष्ट दिखता है कि अब ये परिवर्तन हुआ है तो अगले बार ये परिवर्तन होना है, उसके बाद ये परिवर्तन होना है। इसमें कुछ चमत्कार जैसा नहीं होता, कुछ भविष्यवाणी जैसा नहीं होता, इट्स प्योर मैथमेटिक्स, पूर्णतः ये गणित है। तो उसी गणित के आधार पर कैलकुलेशन जो हमने किया था कि ये एक परिवर्तन पूरा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आने वाला है। नामकरण तो इन लोगों ने बाद में किया, और ऐसा होने वाला है तो उपाय क्या है ये भी हमारे पूर्वज बता करके गए। तो उनको उन चीज़ों को हमने सामने रखा था कि ये चीज़ें घटित होने वाली है तो आप उसमें ये कर लो। अब एक जो है इस विषय को आगे बढ़ाते हुए जो मूल जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ मैं, वो है कि अभी तक हमने पढ़ा है कि सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, और ये 9 ग्रह भी जो है वो सौरमंडल के एक एक अणु को प्रभावित करते हैं। हाँ, केवल ग्रह नहीं, ग्रहों के एक एक अणु उससे प्रभावित होते हैं। गव्य पुराण जब आपको पढ़ाया होगा हमने, तो गव्य पुराण में आपको बताया हुआ रिफ्लेक्शन एनर्जी, परावर्तित किरणें, सूर्य से चलने वाली किरणें जो सभी ग्रहों पर जाती है और सभी ग्रह से वह किरणें परावर्तित होकर के और हमें प्राप्त होती है। पृथ्वी का भी रिफ्लेक्शन है, सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर आकर के भी रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे प्लेनेट पे जा रही है और उस प्लेनेट के एक एक एटम्स को प्रभावित करती है। लेकिन इसमें एक जो विषय है वो विषय अभी ये जो विश्व के जो एकदम टॉप लेवल के साइंटिस्ट हैं वहाँ पर चल रही है, लेकिन वहाँ से चीज़ों को यहाँ तक आने में बहुत लंबा समय लगता है। तो मुख्य जो मेरा विषय है, और इसको थोड़ा मुश्किल से पचेगा, आपको मुश्किल से पचाना पड़ेगा, कि ग्रहों की संख्या 9 नहीं बल्कि ग्रहों की संख्या 12 है। ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये हमारे पुराण कहते हैं कि ग्रहों की संख्या 12 है, और उन 12 ग्रहों के कारण ही हमारे शरीर के मुख्य 12 ऑर्गन्स हैं जिनको आप गहराई से पढ़ते हो। आपको 12 ऑर्गन्स प्रिंसिपल बताया गया है, उसका बेस क्या है? सौरमंडल के 12 ग्रह, 9 नहीं, लेकिन 3 ग्रहों का जो अस्तित्व है वो फिजिकल बॉडी के साथ नहीं है। तो गव्य पुराण में एक और विषय पर आपसे बात की है हमने कि देखो 2 तरह की चीजें हैं विश्व में, एक दृष्टिगोचर और एक दृष्टि ओझल या अदृष्टिगोचर, विजिबल और अनविजिबल। तो जो चीजें अनविजिबल है ऐसा नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। हाँ, प्रकृति ने हमें आंखें दी है तो इन आँखों को देखने की एक क्षमता दी है कि उससे छोटी वस्तु को हम नहीं देख सकते। इसलिए जब हम एटम्स लेवल में चीज को लेकर के चले जाते हैं तब हमें आँखों से एटम्स नहीं दिखते हैं, उसके लिए फिर बड़ा आँख लगाना पड़ता है जिसको लेंस कहते हैं, तब हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। तो हम नहीं देख पाते, इसका अर्थ तो ये नहीं है कि एटम्स का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, लेकिन हमारी आँखों की क्षमता से ज़्यादा सूक्ष्म है।
जैसे कहीं से कोई ध्वनि तरंगे आती है तो उन ध्वनि तरंगों की जो नाद है, सभी ध्वनि तरंगों की नाद को हम नहीं सुन पाते हैं, लेकिन हमारे जगह पर कुत्ता है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि तरंगों के नाद को सुन लेता है, लेकिन हम नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारे कानों की एक निश्चित क्षमता दी गई है कि यहाँ से यहाँ के बीच के उत्पन्न नाद को केवल हम सुन सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जिन ध्वनि तरंगों को कुत्ता सुन लेता है हमारे लिए वो अस्तित्व से बाहर है, उसका भी अस्तित्व है, लेकिन हमारी कानों की क्षमता से बाहर है। तो इसी प्रकार से 3 और जो ग्रह हैं जिनके बारे में पूरा मॉडर्न साइंस कुछ नहीं बोलता, हाँ उनका अस्तित्व है, लेकिन उनके अस्तित्व को देखने की क्षमता हम मनुष्य के पास नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी क्षमता नहीं है, इसका मतलब कि नहीं है क्षमता। कई दूसरे जो जीव हैं उनके पास क्षमता है उसको देखने और समझने की। तो सौर्य मंडल में कुल जो ग्रहों की संख्या है, आने इस पर देखो कलड़ी का जो गविष्ठ अंक है उसमें थोड़ा हिंट्स हमने दिया है कि 9 प्लैनेट से ऊपर जाकर के हमें 12 प्लैनेट पर जाकर के सोचना पड़ेगा, और विशेषतः चिकित्सा विज्ञान को समझने के लिए सोचना पड़ेगा। हाँ, लेकिन पता नहीं आपने गंभीरता के साथ लिया या नहीं लिया। बहुत एक छोटा सा टॉपिक है कि 9 नहीं 12 ग्रहों का विज्ञान है पूरा सौरमंडल। तो हम जब वहाँ पर चले जाते हैं कि जो इनविजिबल प्लैनेट्स हैं उनकी जब हम सोच बनाते हैं, तो सोच बनाना क्या है, ये सोच तो पहले हमारे पूर्वजों की बनी। हाँ, इसलिए उन्होंने हमारे शरीर के अंदर के 12 अंगों को ढूंढ करके निकाला, एक एक प्लैनेट का एक एक अंग। यानी हमारा स्वयं का जो शरीर है ये भी संपूर्ण सौरमंडल की तरह है। हाँ, जैसे हमारा शरीर जो है वो खरबों सेल्स से मिलकर के बना है, लेकिन एक एक सेल्स का अपना जीवन है और अपना लाइफ है, वो अपने आप में संपूर्ण है, एक एक सेल अपने आप में परिपूर्ण है, और ऐसे परिपूर्ण सेल्स को जोड़ जोड़ करके प्रकृति ने हमारे इस शरीर को बनाया है। इसी प्रकार से जो है हमारा जो संपूर्ण शरीर है, इन 12 ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तब हमारा शरीर भी संपूर्ण सौरमंडल है। और सौरमंडल के जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों को प्रतिनिधित्व करने वाले, रिप्रेजेंट करने वाले हमारे शरीर में 12 ऑर्गन्स हैं। और इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते, 12 ऑर्गन्स थ्योरी, 12 अंगों की रचना वाला शरीर और उसकी क्रिया प्रणाली। ठीक है जी। तो आने वाले दिनों में एक नया विषय आज के लिए, लेकिन ये कोई नया नहीं है, कई बार पहले भी मैंने आपसे संवाद किया है और बार बार ये कहता हूँ, हम आप कोई भी व्यक्ति कितना भी रिसर्च कर लो, एक किसी का मोबाइल बज रहा है लेके जाना, कितना भी रिसर्च कर लो, हमारे पूर्वजों ने जो कर दिया है उसके आगे हम नहीं जा सकते। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने शोध अनुसंधान इन सारी चीज़ों की कि उनके बिल्कुल अंतिम सीमा तक गए हुए हैं, और जब ये खोज और शोध बिल्कुल एक अंतिम सीमा पर गया और तभी धरती पर प्रलय आया है। लेकिन हमारे पूर्वजों की विद्वता कह लो कि उनको बचा करके रखने की एक ऐसी युक्ति निकाली कि प्रलय के बाद भी इन चीज़ों को हमने बचा लिया। प्रलय जब भी आता है तो विश्व के सारे देश मिट जाते हैं, ये इतिहास रहा है। हाँ,
वहाँ की पूरी संस्कृति खत्म हो जाती है। लेकिन भारत के पास कुछ तो ऐसा है कि कितना भी प्रलय झेल ले हम मूल चीज़ों को खोते नहीं। और यही कारण है कि देखो आज सतयुग का इतिहास हमारे पास है, त्रेता काल खंड का इतिहास हमारे पास है, द्वापर काल खंड का इतिहास हमारे पास है, और कलयुग के 5000 वर्षों का कालखंड हमारे पास है। दुनिया के किसी भी राष्ट्र में चले जाओ, 5000 साल से ज़्यादा पुराना इतिहास किसी ने संभाल करके नहीं रखा है। क्योंकि 5000 साल पहले एक विश्व युद्ध हुआ, और उस विश्व युद्ध में उस समय की जितनी भी प्रगति थी, विकास था, सभी कुछ प्रकृति ने अपने में समा लिया था, सब कुछ मिट गया। लेकिन भारत के पास कुछ ऐसी विधा है जिस विधा के कारण भारत कभी भी अपना नहीं, दुनिया का इतिहास मिटने नहीं देता। तो ये जो हमारे जो पुराण हैं, इनमें सब वर्णित हैं, और वो विज्ञान फिर से हमारे मन में पुनर्जीवित ना हो जाए, इसीलिए जितने भी हमलाकार हुए हमारे देश में, उन लोगों ने इसको झूठ कहा कि ये झूठा ग्रंथ है, ताकि आने वाली भारत की पीढ़ियां उससे विमुख हो जाए और हम भी उनके तरह अपने इतिहास को भुला दें। तो ये जो 12 ग्रहों का जो विज्ञान मैं बता रहा हूँ, ये कोई नया शोध नहीं है, मेरे लिए भी नया विषय नहीं है, आपके लिए भी नया विषय नहीं है। ये सब हमारे पूर्वज तो कर चुके हैं। समय के साथ आधुनिक विज्ञान ने जितना देखा, प्रमाणित किया, उसी को सत्य मान करके वो चल रहे हैं। इनके टेलीस्कोप केवल 9 को देखते हैं तो केवल ये 9 की बात करते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों के टेलीस्कोप ने तो 12 ग्रह देखे हैं। हम 12 ग्रह की बात करते हैं। तो आने वाले दिनों में पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है कि ये जो हमारे शरीर के जो 12 ऑर्गन्स हैं, इनमें किस ऑर्गन्स का संबंध किस प्लैनेट के साथ है, और वह प्लैनेट जो है वो पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर कब है। यानी उस प्लैनेट का, चाहे दृश्य वाला प्लैनेट हो या अदृश्य वाला हो, वह हमारे ग्रह के साथ सबसे कम दूरी बना करके कब रहता है। उस समय उस प्लैनेट से जो परावर्तित किरणें हैं वो सबसे ज़्यादा हमारी पृथ्वी पर पड़ेगी, और यहाँ से 2 तरह के परिणाम हो सकते हैं। पहला परिणाम ये हो सकता है कि जिस ऑर्गन्स का प्लैनेट हमारे प्लैनेट के नज़दीक से गुजरेगा, उस समय उस प्लैनेट का जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन्स है इस 12 में, इस 12 में, या तो वो ज़्यादा डैमेज हो सकता है, उसके रोग हो सकते हैं, अथवा उस रोग के निराकरण की वनस्पति प्रकृति उगा सकती है। देखो, एक समय के साथ एक चक्र चलता है, और इस चक्र में आपने एक चीज़ महसूस किया होगा कि कभी कभी पूरे दुनिया में लीवर के रोग बढ़ जाते हैं, है ना। कि इस साल बहुत ज़्यादा लोगों को लीवर की बीमारी हुई है। कभी 2, 4, 5 साल में कभी एक ऐसा समय आता है, ये सब जो मेडिकल सर्वे जो लोग करते हैं उनके पास इसके स्टैटिस्टिक मिलते हैं। एक समय आया कि उस साल पता नहीं प्रकृति में क्या परिवर्तन आया, क्या कुछ चेंजेज आया कि किडनी के रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए उस साल। ये गणित कहाँ से लगता है, और इसकी भविष्यवाणियाँ हमारे देश के योगी लोग कहाँ से निकालते हैं? इसी विज्ञान को मूल में रख करके निकालते हैं। ये देखो, ये जो है एक, ये कह सकता हूँ कि आज के विज्ञान वालों के लिए ये टॉप क्लास का रिसर्च है, टॉपिक है, और कोई भी इस सेक्रेसी को आउट नहीं करना चाहता। वो केवल निचोड़ निकाल के बताता है आई एम इन्वेंटर,
और वो एक पेटेंट राइट लेगा, अपने नाम के आगे तगमा लगा करके चलेगा। लेकिन अपना जो विषय है वो तगमा लगाने का नहीं है, क्योंकि ये हमारा रिसर्च ही नहीं है, ये तो हमारे पूर्वजों का किया हुआ रिसर्च है। कुछ लोगों के कारण, कुछ आक्रमणकारियों के कारण हमने इसको भुलाया, फिर से उसको खोज के ला करके फिर से सबको बताने का काम है। इसमें पेटेंट का कोई मुद्दा ही नहीं बनता। और इसीलिए मैं इसको देखो बड़ा सहज रूप में आपके सामने रखता हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी इस काम में लगो, इस नए खोज के कामों में लगो। लेकिन देखो, जब तक दिमाग आपका इन छोटी छोटी बातों में भटकता रहेगा, आप कुछ इस तरह के काम कर नहीं सकोगे। जीवन की बहुत सारी छोटी चीजें होती है, उठा के ताक पर रखना पड़ता है। ताक समझते हो, अलमीरे में बंद कर देना पड़ता है। और जब इन सारे चीज़ों से जब आप मुक्त हो जाते हो, हम मुक्त हो जाते हैं, उसको हमारे लोग क्या कहते हैं, माया से मुक्त हो जाना। ये सब माया ही है। मुझे ये अधिकार मिलना था, नहीं मिला है, हमने ये अधिकार खो दिया, हमें ये नहीं मिला। किसी एक विषय को लेकर स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण, जब तक ऐसी चीज़ें चलती रहेगी, आप ऐसे नए विषयों पर काम नहीं कर सकोगे। इन सारे चीज़ों को ताक पर रख दो आप। हाँ, और जो कुछ भी पूर्वजों की दी हुई विद्याएं, ज्ञान, जो कुछ भी अंग्रेजों ने या मुगलों ने जो दफन कर रखा है, इनको निकाल करके फिर से दुनिया को बताने की देखो ज़रूरत है। तो अब जो हमारा प्रयास चल रहा है वो यही चल रहा है कि उस विज्ञान को फिर से हम ले करके आ जाएं, जहाँ पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे सौरमंडल में 12 ग्रह हैं। हाँ, और एक एक ग्रह का जो प्रतिनिधित्व है हमारे शरीर का एक एक अंग करता है, अंग और उपांग करते हैं, और उनका उनके साथ एक गहरा रिलेशन है। और इसी गहराई के कारण जब वो दृश्य वाला ग्रह या दृष्टि में नहीं आने वाला ग्रह जब हमारे समीप से गुजरता है, तब वो 2 तरह का परिणाम छोड़ सकता है। एक परिणाम ऐसा छोड़ सकता है कि वह हमारे शरीर के जिस ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है उसको डैमेज करेगा। दूसरा, यदि डैमेज है तो उसको सुधारने के लिए प्रकृति नई नई वनस्पतियों को उगा सकती है। एक समाचार आपने पढ़ा होगा कि कुछ फूल ऐसे हैं जो 10 साल में एक बार ही खिलते हैं। सुना? आप केरल में जाओगे तो ऐसे बहुत सारे जो है, धरती का बड़ा अद्भुत स्थल है केरल, बहुत अद्भुत है। केरल को लोगों ने आज तक समझा नहीं, आज तक पढ़ा नहीं। हाँ, बस उसको ये पढ़ा गया कि सबसे ज़्यादा वो प्राकृतिक क्षेत्र है, वहाँ वनस्पति होती है, ये होती है। नहीं, उसका एक विशिष्ट भूगोल है जिसके प्रभाव के कारण जब कोई प्लेनेट हमारी धरती से के पास से गुजरता है तो सबसे ज़्यादा केरल भूमि को प्रभावित करता है। इसलिए जब कोई प्लेनेट गुजरेगा तो अपने प्रतिनिधित्व वनस्पति में जान फूंक देगा और उस वनस्पति में पुष्प लग जाते हैं। कई ऐसे वनस्पति मिल जाएंगे जो 25 साल में एक ही बार फलता है, उसका भी कनेक्शन वहीं के साथ है। ये तो दृष्टिगोचर है, ये तो आप देखते हो कि घटित होता है, अखबारों में आता है कि इस साल ये वाला पुष्प 12 साल के बाद खिलेगा, तो लोग उमड़ पड़ते हैं उस फूल को देखने के लिए, क्योंकि फिर 12 साल के बाद ही ऐसा पुष्प खिलता हुआ दिखेगा। लेकिन हम अपने अंदर के पुष्प को खिलते हुए नहीं देखते। जब भी 12 प्लैनेट्स हमारे नज़दीक से गुजरेगा तो जैसे वनस्पतियां प्रभावित होती है वैसे ही हमारा शरीर भी प्रभावित होता है। इसका गणित जिस दिन आपने निकाल लिया, आपको पता चल जाएगा कि अगले साल कौन सी बीमारी आने वाली है और उस बीमारी का संबंध हमारे शरीर के किस अंग के साथ रहेगा। अब यहां से दोनों चीज निकाल सकते हैं आप। अगर उस ग्रह ने अच्छा प्रभाव छोड़ा है तब तो बढ़िया बात है,
कोई औषधि की ज़रूरत नहीं है। और यदि उस ग्रह ने कुछ विपरीत चीज़ें हमारे शरीर में छोड़ी है, प्रतिकूल चीज़ें छोड़ी है, तो प्रतिकूलता के लिए निवारण हम ढूंढ सकते हैं। तो इस आधार पर 2 औषधियाँ अभी बनी है, अपने यहाँ नहीं बनी है। हाँ, 2 औषधियाँ अभी निर्मित हुई है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बाजार के लिए नहीं बनी है, एक निश्चित सीमा के लोगों के लिए बनी है। उसी विषय को लेकर के और अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसको पंचगव्य में कहीं फिट करो। हाँ, 12 ऑर्गन्स मेडिसिन। हाँ, अभी कुछ जो हिमालय के ऋषि लोग हैं, उन ऋषियों ने जो है एक फार्मुलेशन कंपोजिशंस तैयार किया है, 12 ऑर्गन्स कंपोजिशंस, कि कोई भी प्लेनेट गुजरने दो, हाँ, कुछ भी होने दो, सभी के काट को एक कंपोजिशन में डाल करके तैयार किया है। ऐसी चीज़ें कभी मार्केट में आएगी नहीं, वो निश्चिंत रहो आप। हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया पर ड्रग्स माफिया जैसा हावी है, वो ऐसी चीज़ों को कभी आने नहीं देता बाहर। इसलिए वो एक निश्चित सीमा के लोगों के लिए बना है। तो अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसको पंचगव्य में लेकर के आया जाए इसको, और आने वाले दिनों में पाठ्यक्रम में इस विषय को हम जोड़ें कि जो 12 ग्रह हैं, 3 अदृश्य वाले और 9 दृश्य वाले। दृश्य वाले यानी जिनकी फिजिकल बॉडी है, और छाया को भी देखो यहाँ पर फिजिकल बॉडी मानते हैं। हाँ, छाया ग्रह भी हैं 2। हाँ, 7 फिजिकल बॉडी वाले हैं और 2 छाया ग्रह हैं। हाँ, ठोस से छाया और छाया से अदृश्यता, तो 7 ठोस है, छू के स्पर्श करके समझ सकते। छाया को केवल देख सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। और 3 ग्रह हैं जिनकी छाया भी नहीं बनती, उनको देखने के लिए एक विशिष्ट दृष्टि की ज़रूरत है, जिसको हमारे पूर्वजों ने डेवलप किया, करके देखा, अध्ययन किया और उसका विज्ञान हमारे लिए छोड़ा है। तो अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें जो है वो पंचगव्य विज्ञान के साथ जुड़ जाए, और आने वाले दिनों में पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान के पास कुछ ऐसी औषधियाँ हो जो किसी भी भविष्य में आने वाले किसी भी वायरस के लिए कारगर हो। ड्रग्स माफियाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने का मुझे लगता है यही एक मार्ग है, क्योंकि वो लोग प्रतिवर्ष कुछ नया उपद्रव करते हैं, कुछ नए तरह का वायरस लेकर के आते हैं हमारे शरीर के अलग। इस साल जैसे कोरोना ने अगर लंग्स को डैमेज किया, तो अगला साल कोई दूसरा आएगा कोरोना का भाई, जो दूसरे अंग को डैमेज करेगा। और ये चलाते रहते साइकिल, ताकि मेडिसिन्स की रिपीटिशंस ना हो और रिसर्च के नाम पर जो है वो सरकार के खजाने को लूटा जाए। तो इससे अगर मुक्त करना है भारत को, तो हम भारतवासियों को एक ऐसी औषधि की ज़रूरत है जो ये ड्रग्स माफिया कोई भी वायरस लाने दो, युगों तक वो चलता रहे। तो ऐसा प्रयास हिमालय के कुछ योगियों ने इस बार किया और उसके एक्सपेरिमेंट भी किए। दुर्लभ है, इसलिए मेरा प्रयास है कि इसको पंचगव्य में इसका बिल्कुल सरलीकरण करके सरल करके लाया जाए। तो कलड़ी में ही मैंने हिंट्स दे दिया था कि अब देखो अब हम उस तरफ जा रहे हैं। हिंट्स इसलिए दिया, आप में भी बहुत सारे प्रबुद्ध लोग हैं, अभी सुना आप लोगों को, आपके जो 1-1 साल की पढ़ाई के जो अनुभव सुना है, अभी कोई 5 साल 6 साल का MBBS करने वाला या BMS करने वाला, BHMS करने वाला, BSMS करने वाला व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता। मैंने देखा है 6 साल की पढ़ाई के बाद चिकित्सा करते हुए हाथ कांपते हैं नए डॉक्टरों के।
आपने सर्टिफिकेट मिला नहीं, उससे पहले 4 कोरोना नेगेटिव को पॉजिटिव करके खड़ा कर दिया है? सर्टिफिकेट मिली भी नहीं कि आपने, कोई कह रहा है किडनी को ठीक कर लिया, कोई कह रहा है हार्ट को ठीक कर दिया जी, तो कोई कुछ को कर दिया, कोई कुछ को कर दिया। हमें अजूबा नहीं लगता, क्योंकि हम उसी परिवार के अंग हैं और एक दूसरे को सुनते आए हैं। लेकिन अगर ये बात आप किसी एलोपैथी मेडिकल फॉर्म में अगर उठा दो, तो या तो वो कहेंगे कि चमत्कार है, या फिर कहेंगे कि झूठ है, प्रमाण लाओ। तो देखो, एक स्पष्ट बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्यों? कोरोना निगेटिव पेशेंट आया, आपने उसको सही कर दिया, ठीक कर दिया, ये प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष दिखा होते हुए। अब इसमें प्रमाण की कहाँ आवश्यकता है? लेकिन अभी इस पर जितने भी औषधियों के बारे में सरकार को हमने पत्र लिखा, कोरोना काल में देखो कोई काम तो बाहर जाने का था नहीं, तो बैठ करके ये पेपर वर्क बहुत कुछ किया। तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसा हर 2-4 साल पर कोरोना आना चाहिए, ताकि हम अपने सब माया को छोड़ करके और कुछ फंडामेंटल राइट्स के काम कर सकें। हाँ, जो वर्षों से जो चीज़ें पेंडिंग में चलती आ रही है, इन सारी चीज़ों को हम कर सकें। तो नुकसान तो मुझे नहीं लगता है कि इस कोरोना ने कुछ किया है। हाँ, पूरे विश्व का कहीं कोई नुकसान किया नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सरल कर दी है। एक और विषय मैं भूल गया था आपसे, अभी याद पड़ा तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि कांचीपुरम जिस भूगोल में बसा हुआ है, जिस त्रिवेणी संगम पे बसा हुआ है, तो वहाँ भी जो 3 नदियाँ हैं उसमें से 2 नदियों का धार बंद हो गया था, यानी पानी का बहाव नहीं था। हाँ, केवल जो है वेगवती चलती थी और चैयार और पालक में पानी सूख गया था, बरसात में थोड़े बहुत पानी रहते थे। तो हर 40 साल में जब अतिवर्धर आते हैं, तो वहाँ के स्थल पुराण में है कि जब भी अतिवर्धर आएंगे तो उसका अगला साल त्रिवेणी जीवित हो जाएगा। हाँ, तो त्रिवेणी को जीवित होते हुए हमने अभी देखा। अभी देखो कितनी बड़ी स्टडी है, हाँ, कितनी बड़ी स्टडी है कि एक त्रिवेणी संगम ऐसा है जो प्रति 40 वर्ष में एक बार पुनर्जीवित होता है, और जो नदी 40 साल में एक बार पुनर्जीवित हो जाए उसका अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता। ये विज्ञान गंगा यमुना सरस्वती के साथ नहीं है, इसलिए समय के साथ सरस्वती को मिटना पड़ा। लेकिन दक्षिण भारत का जो त्रिवेणी संगम है, ये एक बड़ा ही अद्भुत संस्कार से जुड़ा हुआ है, अतिवर्धन के संस्कार से, जो 40 वर्ष में नदियों को पुनर्जीवित करता है। तो ये देखो, ये पूरा मैथमेटिक्स है कि अब त्रिवेणी जागृत हुआ है इस साल, तो भूगोल पर यह क्या परिणाम छोड़ेगा। तो इस संबंध में अगर कोई भविष्यवाणी मैं करता हूं कि अगले साल कांचीपुरम में ये होने वाला है, कांचीपुरम के भूगोल में होने वाला है, तो ये कोई चमत्कार नहीं है, या कोई मैं वो हिमालय में बैठा हुआ, गुफा में बैठा हुआ ज्ञानी योगी नहीं हूँ जो ये बता दिया। इट्स मैथमेटिक्स, ये गणित है। चलते हुए, उठते हुए, खाते बैठते गणित लगाते रहता हूँ। हाँ, और उस गणित से जो परिणाम आता है, उस परिणाम को आपको शेयर करते रहता हूँ। तो कुरुक्षेत्र में जब सम्मेलन था, तो कुरुक्षेत्र के सम्मेलन में इस विषय की जानकारी जो है वो हमें प्राप्त हुई कि ग्रहों की संख्या 9 नहीं 12 ग्रहों की संख्या है। तो उस पर 1 साल हमने स्टडी किया। उसके ऊपर स्टडी करने के बाद कलरी में उसको एक संक्षिप्त में लिखा आपके लिए कि आप भी इस विषय पर एक सोच तैयार करो। और तब से देखो वो गणित हमारा चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है गणित। और चलते चलते इस साल मैं इस स्थिति में पहुंच पाया हूं कि 12 ऑर्गन्स यानी पंचगव्य तो था ही,
अब पंचगव्य का जो कंपोजिशंस है, जिसको 7 ऋषियों ने दिया है 7 फॉर्मूले के साथ, ये भी आपको पहला सत्र में पढ़ाया है कि उस 7 में एक आप पढ़ लो कम से कम। 7 पंचगव्य के जो फॉर्मुलेशंस हैं उसमें एक पढ़ लो समपरिमाण वाला। आने वाले समय में 12 गव्यों का एक कंबाइंड गव्य बनाने वाला हूँ। हाँ, 12 का कंपोजिशंस। हाँ, 5 नहीं, गव्यों की संख्या तो कलड़ी में ही हमने कह दिया था कि अब 5 नहीं 7 गव्यों पे आ जाओ। फिर उसको भी धारणा हमारी बदली और हुई कि नहीं, गव्यों की संख्या 9 है, 9 पर आए। और अब मैं पूर्णतः परिपक्व मेरा दिमाग हो गया है, मस्तिष्क, कि नहीं, गव्यों की संख्या कुल 12 है। अब जो संकट आने वाला है, इस संकट में 5 से काम नहीं चलेगा, 7 से नहीं चलेगा, 9 से नहीं चलेगा, 12 से चलेगा। तो 12 गव्यों के कंपोजिशंस जो हैं वो भविष्य है। हाँ, वो भविष्य है। देखो, जब तक सरकार और चिकित्सा क्षेत्र के लोग जानेंगे कि गाय क्या है, तब तक आप गाय के एक्सपर्ट बन करके तैयार रहोगे। अभी तो वहाँ केवल ये एक्सेप्टेंस चल रहा है कि गाय थोड़ा एक अद्भुत विज्ञान को रखने वाला है। तभी इस वर्ष जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस ने ये जो गौमाता विज्ञान की जो परीक्षा है, इसको वर्ल्ड लेवल में ऑर्गेनाइज करने का आदेश दिया है। वर्ल्ड, केवल भारत में नहीं, भारत के सारे यूनिवर्सिटीज़ को लिखित डायरेक्शन दिया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस ने कि ये जो गाय के विज्ञान की परीक्षाएं हो रही है, भारत के सभी विश्वविद्यालय इन परीक्षाओं को कंडक्ट करें। भारत के विश्वविद्यालयों को लिखित आदेश मिला है और वर्ल्ड के पूरे विश्वविद्यालयों को उन्होंने एक सूचना दी है कि गाय बड़ी अद्भुत एक प्राणी है और आने वाले दिनों में इसमें से बहुत कुछ विषय को निकलना है। तो लोगों को ये जानकारी देने के लिए आप भी ऐसी परीक्षाएं कंडक्ट करें ताकि लोगों को गाय का ज्ञान प्राप्त हो। सरकार यहाँ तक पहुँची है, तब तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं? 12 ऑर्गन्स के 12 गव्यों तक पहुँचे हैं। तो जब तक सरकार चेतेगी, जागेगी, तब तक वास्तव में आप गव्य सिद्धर रहोगे। हाँ, गव्यों के सिद्धहस्त पुरुष। हो सकता है आज कई लोगों को इस विषय को लेकर के ग्लानि होती है, क्या हमने गव्य सिद्ध कर लिया। थोड़ा और इंतजार कर लो। हाँ, आपको तो दुनिया की सारी एजेंसियां टॉर्च लेके ढूंढते फिरेगी कि कहाँ गव्य सिद्धर मिल जाए, जिनके पास ज्ञान और ज्ञान पर एक लंबा अनुभव है। देखो, हर चीज ज्ञान से नहीं होता, लेकिन हर चीज अभ्यास से हो जाता है। पत्थर और रस्सी का एक गहरा संबंध है। पत्थर और रस्सी का एक गहरा संबंध है। तो पत्थर और रस्सी के गहरे संबंध को समझने के लिए पत्थर के सारे ग्रंथों को पढ़ जाओ। पत्थर कैसा होता है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके ग्रेन्स कैसे होते हैं, सब पढ़ लो। दुनिया में कितने तरह के पत्थर होते हैं, सारा ज्ञान पढ़ लो। और फिर रस्सी का ज्ञान पढ़ लो कि दुनिया में कितने तरह के रस्सी होते हैं। नारियल का रस्सी है ना, चावल के घास का रस्सी है, इसका रस्सी है, प्लास्टिक का रस्सी, सब पढ़ लो। मुझे नहीं लगता कि बिना अभ्यास के दोनों के बीच के संबंध को आप समझ पाओगे या कोई भी समझ पाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिसको मालूम नहीं है विज्ञान भी, कोई विज्ञान बोला किस जानवर का नाम है भाई, जो इतना भी नहीं जानता हो, लेकिन उसके पास अभ्यास है। क्या अभ्यास है? पत्थर के ऊपर रस्सी को घिसने का अभ्यास है। वो इन दोनों के अभ्यास से दोनों के संबंध को समझ लेगा कि तुम कठोर भले ही रहो और मैं कमजोर भले ही रहूं, कोमल भले ही रहूं, लेकिन मैं स्वयं को घिस घिस के तुमको घिस दूंगा। यह अभ्यासी व्यक्ति जान सकता है, किताबी व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिए हो सकता है कि किताब लिखने में
हाँ, किताब छापने में, किताब बांटने में और किताब बढ़ने में लोग आगे निकल जाएं। अभ्यास में आपसे कोई आगे नहीं निकल सकता। और ज्ञान मूलतः अभ्यास से मिलती है, अध्ययन से नहीं मिलता। जैसे ये रस्सी और पत्थर के संबंध का उदाहरण है, ऐसे ही है। एक देखो उदाहरण आपको प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में देता हूँ कि साइकिल की सवारी वाला। एक बच्चे को इतनी मोटी किताब दे दो कि साइकिल क्या होता है और साइकिल कैसे चलाई जाती है। 2 साल तक उस किताब के पन्ने पन्ने शब्द उस बच्चे ने रट लिए कि साइकिल क्या होती है और साइकिल कैसे चलाई जाती है। अब उसको पीएचडी करा दो, उसमें साइकिल की किताब में पीएचडी करा दो। पीएचडी कर लिया उसने, हाथ में एक साइकिल दे के तो देखो चला लेगा क्या? वो चल जाएगी क्या साइकिल उससे? लेकिन एक गांव का बच्चा, उसको मालूम नहीं कि क्या भी कोई चीज होती है, साइकिल दे दो उसको, 1-2 बार गिरेगा, शायद दूसरे या तीसरे दिन वो चलाने लग जाएगा। मूल लक्ष्य क्या था? मूल लक्ष्य क्या था? साइकिल चलाना। तो साइकिल चलाने का ज्ञान कहां से आया? पढ़ना जरूरी नहीं है, अभ्यास से सीख गया नहीं। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी क्या है? अभ्यास। आपको कहां जोता गया है? 1 साल की पढ़ाई और 2 साल का अभ्यास। हो क्या रहा है? 1 साल पढ़ाई सीरियसली करते हो, 2 साल का अभ्यास नहीं करते हो, तो चीजें कहां जाकर के अटकती है? उल्टे पलटे औषधि देने में निकलता है। अभी अमृतेश आओ इधर, माइक लेके आ जाओ, तुमसे कुछ बुलवाऊंगा। है क्या माइक? एक माइक दो भाई। कोरोना से पहले मैं यहाँ आया था तो सुदर्शन जी बुलाए, गुरुजी मैं इन पेशेंट का हॉस्पिटल खोला। चलो अच्छी बात है, सुंदर बात है, चलो देखा समझा। कुछ त्रुटियां मुझे समझ में आई। मैंने सोचा बताने से अच्छा है कि बच्चे को लेके जाता हूँ और इसी को सिखा करके भेजता हूँ, ये अपने पिताजी को सुधार देगा। तो इसको 3 महीने के लिए लेकर के गया तो पता चला कि अभी तो इसको गहराई मापने में बहुत समय लगेगा, 3 महीने में नहीं हो सकता। और फिर उधर से कोरोना महाराज आ गए, सबको आना जाना बंद कर दिया। इसको एक चांस मिल गया हमारे यहाँ साल भर रहने का। तो साल भर में 1 दिन भी इसको मैं पढ़ाया नहीं हूँ। देखो इसके सामने बोल रहा हूँ, 1 दिन भी मैंने इसको ये नहीं कहा अमृतेश आके मेरे पास बैठ, तेरे को आज कुछ पढ़ाऊंगा। कभी पढ़ाया है? क्या कराया 1 साल तक? अभ्यास कराया। और अब ये बच्चा आपको बताएगा कि आप जो कर रहे हो उसमें कितनी त्रुटियां हैं। औषधि निर्माण से लेकर के और औषधि लोगों को देने तक लेकर के और मरीजों से काउंसलिंग करने तक का जो सारा विषय है, उसमें जो पढ़ाई जाती है उसमें, और प्रैक्टिकल जब आप काम करते हो प्रायोगिक रूप से, तो कितना परिवर्तन आ जाता है ये आपको बताएगा। थोड़ा बताओ औषधि निर्माण में क्या, यहाँ तुम जितने लोगों को जानते हो हैदराबाद में जहाँ औषधि निर्माण होती है, कहीं आप तुमने वो परिपक्वता देखी है? बताओ। आगे जाके तेज बोल लो, मुझे लगता है सुनाई पड़ जाएगा, माइक की जरूरत नहीं। औषधि निर्माण जो है वो सबसे मुख्य चीज है किसी की चिकित्सा में। चिकित्सा ही का मूल जो विषय होता है वो औषधि पे ही निर्धारित होता है। आप
आपकी औषधि पे ये निर्धारित करता है कि आपकी चिकित्सा कितनी लाभदायक है और कितनी उचित है और कितना रामबाण आप इलाज कर सकते हो। तो औषधि के चयन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे नहीं लगता कि हमारे तेलंगाना और आंध्र में कोई इतना सटीक तरीके से उस पर काम हो रहा है, क्योंकि औषधि निर्माण एक रीढ़ की हड्डी है इलाज में। उसके बिना आपका इलाज कितने भी महीने आप हो जाओ, रिजल्ट नहीं मिलेगा ठीक से। अगर आपकी औषधि सटीक होगी तो तभी मरीज जल्दी ठीक होगा। तो औषधि निर्माण में सबसे ज़्यादा जो गलती मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं, वो सबसे पहले ये है कि जो हम लोग अर्क बनाते हैं उसमें कई सारी चीज़ों को ध्यान नहीं रखते। एक जैसे कि मैं कांचीपुरम में जब परीक्षा की गई थी तो तेलंगाना और आंध्र से और कई राज्यों से बैचेस आए थे, विद्यार्थी आए थे पढ़ने के लिए। तो जब उनका प्रैक्टिकल जो बना के लाए थे वो औषधि, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों में ये देखा हो कि जैसे कि हमारा अर्क है, अर्क में कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अमोनिया तो निकालते ही नहीं है, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि अमोनिया मतलब निकालते इतना है कि वो ऐसा लगता नहीं है कि भाई हम अर्क दे रहे हैं या पानी दे रहे हैं। तो मरीज को ऐसा हम कैसे दे सकते हैं? वो हमसे पैसे दे के खरीद रहा है औषधि कोई, और हम उसको भाई पानी पिला दो ठीक हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। और वनस्पति का चयन ये भी एक बहुत मुख्य विषय है किसी भी औषधि को सटीक तरीके से काम करने के लिए। हम लोग जाते हैं कोई भी बाजार में, जैसे शतावरी चाहिए, सप्तरंगी चाहिए, बोलते हैं पाउडर दे दो, और पता नहीं कौन सा पाउडर हमें उसमें मिलावट करके दे देता है। तो औषधि का चयन, जैसे कि गुरुजी ने बताया है कि औषधि की एक उम्र होती है, उस उम्र के हिसाब से जब वो उसका मैच्योरिटी होती है एक औषधि की, तभी वो कारगर होती है। किसी भी वनस्पति में से हम जो दवाई बनाते हैं तो हमें परिपक्व औषधि चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हाड़ श्रृंगार हम बना रहे, और हाड़ श्रृंगार के पेड़ की आयु देखिए 20 से 25 साल की होती है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब वो हाड़ श्रृंगार का जो पेड़ है, वनस्पति है, उसकी परिपक्वता कब आ रही है, वो किस उम्र में अपना जवानी में आ रहा है, मतलब जवान कब हो रहा है। जब उसकी यंग एज होती है उसी टाइम जो औषधि के सारे गुण हैं उसमें भरपूर होते हैं। तो वो गुण जब रहेंगे, उसका जब हम औषधि में प्रयोग करेंगे तभी हमको एक सटीक रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा मैं यहाँ देख रहा हूँ कई लोग कर रहे हैं कि बाजार में जाते हैं या फिर कोई भी हाड़ श्रृंगार का अगर पेड़ मिल गया तो बिना कोई जान पहचान के उसको ऐसे ही तोड़ लेते और बस अपना काम हो गया। ऐसे औषधि में ऐसे नहीं चलता। और कई लोग ऐसे भी हैं जो जैसे मान लीजिए तुलसी अर्क बना रहे हम लोग, उसका प्रमाण कई लोग क्या करते हैं, जैसे 10 लीटर में कोई 2 किलो डाल दे रहा है तुलसी का पत्ता, कोई 1.5 किलो डाल दे रहा है। तो जितना प्रमाण हमें बताया गया है, जैसे 10 लीटर में 30 से 40 ग्राम हमको उसके पत्ते मिलाने हैं, ठीक है। और तुलसी की जो आयु होनी चाहिए वो ध्यान में रखना है। कई लोग तो बस पाउडर लाते हैं, मिलाते हैं और बना देते हैं, अपना काम हो जाता है। तो कहीं हमें बहुत सारे सुधार करने की आवश्यकता है, और ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो अभी हमको उसमें थोड़ा ऊपर उठना है, ठीक है। तो ये हमें तभी संभव हो पाएगा जब हम सब एकजुट होकर मिलकर ये प्रयत्न करें कि हमसे जो भूल चूक हो रही है उसको हमें सुधारना है। ठीक है, बैठ। अभी देखो एक बड़ी छोटी सी घटना आपको बता रहा हूँ। इस बार जो ऑफलाइन परीक्षा हुई, तो ऑफलाइन परीक्षा में सैंपल लाने में कंजूसी लोग करते। हाँ, वो लगता है कि बोतल भर के दे दिया तो गुरुजी बेच के करोड़ों रुपया कमा लेंगे इसमें से।
ऐसी भी सोच रखने वाले लोग हैं तो वो नहीं लाते, या फिर इत्र की शीशी में लेकर के आते ऐसे। और कुछ लोग ईमानदारी से लेकर के आते चीज़ों को, और कुछ लोग तो क्या करते, भाई भूल गए तो बाजू वाले से शेयर कर लेते आधा आधा बोतल ये सब सारी चीज़ें चलती है और मैं देखते रहता हूँ। तो इस बार जो है जब परीक्षा का सत्र पूरा हुआ तो कुछ लोग बड़ी साहस कर कर के जो है वो आए हमारे पास कि गुरुजी अगर आप गुस्सा नहीं करो तो एक बात कहूँगा। हमने भाई अगर गुस्सा करने वाला होगा तो शरीर का स्वभाव है कि कुछ गलत बोलोगे तो गुस्सा हो जाए, मैं अपने स्वभाव को कैसे बदल दूँ? लेकिन तुम गुस्सा को अन्यथा लेते क्यों हो? अगर मेरे लिए आपके दिल में सम्मान है कि गुरु हैं तो गुरु गुस्सा कर लिया, तो गुरु कभी हृदय से गुस्सा नहीं करता, वो एक क्षणिक गुस्सा होता है। आपकी गलतियों को मैं ओझल नहीं करता, इसलिए क्षणिक गुस्सा होता है, अगले क्षण फिर वही प्रेम रहता है हमारा। इसलिए निडरता से बोलो। तो उन्होंने कहा गुरुजी हम इतना मेहनत से सैंपल बना करके लाए और आपके बच्चों ने देखा भी नहीं, वो तो ढक्कन खोलते थे उधर फेंक देते थे, किसी ने पी के टेस्ट भी नहीं किया कि मेरा अर्घ कैसा है। अब बड़ा मुश्किल उनको ये समझाना है कि जो बच्चे मेरे पास 2, 4, 5 महीना रह जाते हैं उनको पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बोतल का ढक्कन खोला और उनको क्वालिटी बिना देखे समझ में आती है, ये परिपक्वता आती है। क्या अमृतेश, ये परिपक्वता है? आप अर्घ लेकर के आ जाओ तो ये प्रमाण आपको देता हूँ। आप अर्घ लेकर के कोई आ जाओ, अमृतेश से 2 मीटर दूरी पर रख करके ढक्कन खोल के बता दो, सुगंध से वो बता देगा कि इसकी क्वालिटी क्या है। आपको सुगंध नहीं आएगा, इसको सुगंध आ जाएगा। अब ये जो इसने जो ज्ञान, इस तरह का जो ज्ञान प्राप्त किया, कितना भी किताब भी लिख दूं ना तो आप नहीं सीख पाओगे जब तक सूंघोगे नहीं। और सूंघना कैसे होगा? अभ्यास से होगा। आप सब लोग 1 साल ईमानदारी से पढ़ते होगे, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जब जैसे ही सर्टिफिकेट मिल गया और आपके अभ्यास का काम शुरू हो गया, वहाँ पर आप बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हो। ये आप तो सर्टिफिकेट मिल गया, आप क्या है? तो फिर वो परिपक्वता नहीं आती और इसी के कारण जो है परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं। तो कभी भी पत्थर और रस्सी का संबंध को याद रखो। हाँ, पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, पढ़ना तो केवल इसलिए ज़रूरी है कि ये फालतू का प्रमाण पत्र मिल जाए। ये देखो फालतू का है, ये प्रमाण पत्र किसी की चिकित्सा नहीं करेगा जो आपको मिलेगा, ये तो झूठा और फ्रॉड ही है। लेकिन इस झूठे और फ्रॉड से ही संसार चलता है। माया सबसे बेकार की चीज़ है, लेकिन दुनिया इसी माया से चलती है, इसलिए माया को साथ में लेके चलना पड़ता है। इस सर्टिफिकेट का कोई अस्तित्व नहीं है, इस सर्टिफिकेट का नहीं, दुनिया के किसी भी सर्टिफिकेट का कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन सर्टिफिकेट रूपी माया से ही दुनिया चलती है, इसलिए हम सर्टिफिकेट के पीछे भागते रहते हैं। ज्ञान कौन देता है? अभ्यास, जहां अक्षर की कोई भूमिका नहीं है, और वहीं पर हम कमजोर पड़ जाते हैं। परीक्षा हो गई, प्रमाण पत्र मिल गया, अब क्या है जी? अभी तो असली पढ़ाई शुरू हुई है। हाँ, अभी तो असली पढ़ाई शुरू हुई है। तो इस गंभीरता को आप लो। और देखो, मेरे मन की जो भावना रहती है कि खुला क्षेत्र है, दुनिया में गाय का जो विषय है ना, एकदम खुला है, कोई आपका कंपटीटर नहीं है। आप केवल पढ़ाई तक, अभ्यास तक सीमित मत रखो, आप अनुसंधान के क्षेत्र में उतरो, शोध के क्षेत्र में उतरो। इसलिए 2-3 साल बाद जो विषय आने रहते हैं, उन विषयों की सूचना मैं आपको पूर्व में दे देता हूँ कि ये विषय पर देखो अब मैंने काम शुरू किया है, आप भी इसमें काम शुरू करो। एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता, विषय तो परिपक्व तब होता है जब उसमें बहुत सारे लोग एक विषय पर काम करें, तब वो विषय परिपक्व होता है। बहुत सारे विषय पर एक व्यक्ति काम करे, तब उसमें परिपक्वता नहीं आती है। तो ऐसी ऊंची भावना जो है रखो और अपने जीवन में थोड़ा सा एक आदर्श लेकर के आ जाओ
माया ठीक है, माया से दुनिया चलती है, माया को साथ में रखना चाहिए, लेकिन उसकी एक सीमा कर दो, तब आप कुछ अच्छे चीज़ों को पा सकोगे आप। हाँ, और नहीं तो देखो अब भारत में तो, भारत के दुनिया में कितने लोग जन्म लेते हैं, वही घिसा घिसाई पढ़ाई पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, गुजर जाते हैं, आने वाली पीढ़ियां उनको याद नहीं करती। लेकिन जो लोग कुछ ऐसी चीज़ आने वाली पीढ़ियों के लिए खड़ा कर जाते हैं, उनको ही आने वाली पीढ़ियां याद करती है। तो हम लोगों को कुछ आने वाली पीढ़ियों के लिए देना है, और सबसे अच्छा क्या दे सकते, एक अच्छा राष्ट्र दे सकते आने वाली पीढ़ियों के लिए। और एक अच्छे राष्ट्र के लिए ज़रूरी है गाय का बचना, सबसे ज़रूरी है। और इसीलिए गाय जो है हम लोगों को इस दिशा में लाई है कि काम जो है हम करें, है ना। गाय का अपना जीवन तो है नहीं, गाय का जो संपूर्ण जीवन है वो हमारे लिए है, प्रकृति के लिए है, 84 लाख के योनियों की सुरक्षा और उनको मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाने के लिए है। तो एक गाय को बचाना केवल स्वयं के लिए नहीं है, बल्कि 84 लाख योनियों को एक दिशा देने के लिए है। इसलिए इस पुण्य के काम को करने में किसी भी तरह का सोच, संकोच और आपसी कलह नहीं रखना। देखो, प्रतिवर्ष 2, 4, 10 ऐसे बच्चे होते हैं जिनको माने हम सामान्य भाषा में विद्रोही कह देते हैं कि जो विद्रोही हो गया, अपने सिस्टम पे ही उंगली उठा रहा है, अपने सिस्टम पे ही उल्टे सीधे बात कर रहा है, इस तरह से कर रहा है। कभी भी मैं इन लोगों पर इसलिए कमेंट नहीं करता हूँ क्योंकि वो जानबूझ करके नहीं कर रहा है। हाँ, परिवेश है दुनिया का और भारत का कि आप लिख से हट करके काम करोगे, आपको कोई चलने नहीं देगा। हाँ, लेकिन जो धुनी होता है वो किसी की सुनता नहीं, वो धुन में निकल जाता है, तब वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो जो धुनी बन गया वो तो किसी की नहीं सुनता, और जो धुनी नहीं बना वो फिर इन्हीं चीज़ों में भटक जाता है। और सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ इस बात का नहीं होता कि कोई मुझे गाली दे रहा है या फेसबुक व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहा है, मैं थोड़ा भी इतना भी उसका बुरा नहीं मानता हूँ, इतना भी बुरा नहीं मानता हूँ। वो भले हमारा शिष्य हो या कोई भी हो, गुरु और शिष्य का झगड़ा तो सतयुग से चलते आया है, ये कोई नया थोड़ी है। जब परशुराम जी और भीष्म पितामह में झगड़े हो सकते, दोनों उच्च कोटि के गुरु देखो आप, नहीं, पूरे 4 युगों में परशुराम जी जैसा कोई गुरु नहीं और भीष्म पितामह जैसा कोई शिष्य नहीं, उन दोनों में भी युद्ध हो गया था। पढ़ा है नहीं इतिहास? हाँ, दोनों उतारू हो गए मैदान में एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन एक चीज देखो, दोनों ने अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़ी, युद्ध किया, मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ी। तो गुरु और शिष्य के बीच का झगड़ा तो हमारे देश का पुराना इतिहास है। तो जब भी कोई शिष्य झगड़ा करता है या कुछ बोलता है तो मैं तो परशुराम जी को याद कर लेता हूँ कि परशुराम जी जब बुरा नहीं माने, भीष्म पितामह जब युद्ध के लिए उतारू हो गए, तो भाई मैं तो परशुराम जी का जो व्यक्तित्व है शायद एक उनके धूली के बराबर भी नहीं हूँ, तो मुझे बुरा मानने का क्या हक है? ये तो सतयुग की चलती आ रही जो है वो परंपरा है। तो आप झगड़ो, नाराज हो जाओ, मेरी कोई अच्छी चीज़ें नहीं लगती है, बुरा भला लिख दो, मैं कभी भी उसका बुरा नहीं मानूंगा। बुरा मैं मानता हूँ केवल एक विषय का, जब आपस में 2 गविसिद्धर झगड़ जाते हैं। मेरे जीवन में वो सबसे कठिन और सबसे जो कड़वा समय होता है जब मेरे ही 2 शिष्य आपस में झगड़ते हैं, क्योंकि इतिहास ऐसा नहीं रहा है भारत का। गुरु और शिष्य के झगड़े का इतिहास रहा है, लेकिन गुरु भाई कभी झगड़ा नहीं है इस धरती पर। इसलिए जब 2 गुरु भाई आपस में झगड़ते हैं या मनमुटाव करते हैं, तब मुझे बड़ी दर्द होती है, तब मुझे बहुत कष्ट होता है। तो देखो, इन चीज़ों का ध्यान रखो आप। जो गिला शिकवा है
झगड़ लो मेरे साथ आकर के। मैं कभी बुरा नहीं माना और न कभी बुरा मानूंगा, क्योंकि मैंने अतीत पढ़ा है इस देश का, इसलिए नहीं मानूंगा बुरा। लेकिन वो अतीत ये भी कहता है कि आपस में कभी भी दो गुरु भाई नहीं झगड़े। तो जब आप आपस में सब गुरु भाई हो, गुरु बहन हो, तो आपके झगड़े ये तो मुझे कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखो आप। तेलंगाना आंध्र प्रदेश अभी कंबाइंड रूप में ही है, संयुक्त रूप में ही है। संयुक्त रूप में मिलकर के काम कीजिए और जितने लोग हैं सब अपने आप को गुरु भाई बहन मानो। और यादगिरी गुड्डा में जो इस साल 9वां सम्मेलन होगा, उस सम्मेलन में पंचगव्य का एक ऐसा झंडा गाड़ो, हाँ, जिसकी मिसाल लोगों को ना मिले। ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कुछ कर डालो। हाँ। ऐसा कुछ करने के लिए देखो, आप कहोगे क्या करना है गुरुजी? कुछ नहीं करना है, बस आप मिलकर के काम करो। दिशा प्रकृति देगी, प्रकृति दिशा देगी। प्रकृति ने अगर यादगिरी गुड्डा के 8वां सम्मेलन को स्थगित अगर करवाया है तो कुछ सोच के करवाया है कि अगले साल इसका एक ऐसा स्वरूप भगवान नरसिम्हन लेकर के आएंगे कि दुनिया देखते ही रहेगी। और वहाँ तक पहुँचने के लिए केवल एक विषय की ज़रूरत है, गुरु भाई बहनों को सारे मनमुटाव तोड़ करके और एकजुट होकर के काम करना। इस साल अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक 33 दिन देने के लिए मैंने कहा है कि 33 दिन जो है यहाँ मैं प्रवास कर सकता हूँ, उतना समय निकालूंगा। अब आप चाहो तो उसका सदुपयोग कर लेना, नहीं तो निरर्थक छोड़ देना। मैं तो देखो किसी को बाध्य नहीं करता किसी काम के लिए कि ये करना ही है। हाँ, कई बार बोलते रहते संचालक आचार्य, गुरुजी आप आदेश दे दो तो सब आ जाएंगे। भाई क्यों मैं आदेश दे दूं? क्या अगला व्यक्ति स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता? तो आदेश दे करके, डर भय दिखा करके किसी को किसी काम को कराने में भीड़ दिख सकता है, फल नहीं मिलता। इसलिए डर भय नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वेच्छा होनी चाहिए। स्वेच्छा जागृत करो कि आपके ज़िला के लिए जब मैं प्रवास करूं, पूरी टीम रहे, उसका कितना सदुपयोग हो सकता है, उसको आप अपने फ़ायदे के लिए कितना इनकैश करा सकते हो। मैं तो सीधा कहता हूँ अपने फ़ायदे के लिए। मैं आऊँगा 33 दिन तेलंगाना, तो मैं अपनी गौशाला का दवाई बेचने नहीं आ रहा हूँ। मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो मैं अपनी दवाई तो बेचता नहीं हूँ, आपकी दवाई बेचने के लिए मैं आता हूँ। तो उसका जो एक भरपूर उपयोग है वो आप करो इस बार। हाँ, अपनी दवाई औषधियों की क्वालिटी ऊंची रखो। और जब भी आपके क्षेत्र में जब भी शिविर लगता है, व्याख्यान लगता है, तो मैं कोशिश करूँगा, साथ साथ आप स्वयं अपने लिए कोशिश करो कि आपके स्टॉक नील हो जाने चाहिए, और तभी वो सार्थक है। जितना ज़्यादा तेलंगाना आंध्र प्रदेश में गव्य के आइटम बेच लोगे अक्टूबर नवंबर तक, उतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। टर्नओवर सबको पता चल जाता है और सबको दिख जाता है। हाँ, टर्नओवर बढ़ा दो। और टर्नओवर अकेले नहीं बढ़ता, मिल के बढ़ता है। इसलिए प्रत्येक गव्य सिद्धर सीरियस हो जाए, टॉप क्वालिटी की औषधि बनाओ, भरपूर बेचो। शिविर जो लगेगा उसमें पूरी छूट रहेगी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा। लेकिन पहली प्राथमिकता रहेगी कि अगर मैं खम्मम जिला में आता हूँ तो खम्मम जिला में जितने भी कार्यक्रम होंगे उसमें खम्मम जिला के गव्य सिद्धों की औषधियाँ बिकेगी, उनको एक प्रायोरिटी रहेगा। हाँ, खम्मम में अगर कोई नहीं बना रहा है तो बाजू वाला पड़ोसी वाला जिला का गव्य सिद्धर अपना माल बेच ले, है ना। कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रहा है तो यहाँ के गव्य सिद्धों को भरपूर उसका लाभ मिलना चाहिए, है ना। आप स्वयं के लाभ की बात सोचो, पूरे नेटवर्क को लाभ मिल जाएगा उसका।
इन्हीं जो है शब्दों के साथ जो है आज के इस मैं अपने संवाद को पूरा करता हूँ।